उनकी रगों में मौजूद जो भुट्टो का खून था ना, उसने उन्हें अपने रास्ते से, अपने मकसद से हटने नहीं दिया। मकबूजा कश्मीर में जो काबिज भारतीय फौज है, उसकी रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, सब्र का फल कहते हैं कि हमेशा मीठा होता है और सब्र करना वैसे कोई आसान काम भी नहीं होता और ना ही ये इंसान के अंदर पहले से मौजूद होता है। सब्र जो होता है ना, वो वक्त के साथ साथ आता है। कैसे आता है? तल्ख तजर्बात से आता है, बुरे वक्त का सामना करते करते आता है। और अल्लाह पाक ने अपने बंदे से वादा किया है कि वो सब्र करने वाले के साथ है, लेकिन इसके लिए सब्र का पैमाना हाथ से छूटना नहीं चाहिए। अब ऐसी एक कहानी जिसमें सब्र करने की तलकीन की जा रही है। कहानी कुछ यूँ है कि एक औरत को अल्लाह हर बार औलाद से नवाजता, लेकिन चंद महीने बाद वो बच्चा फौत हो जाता, लेकिन वो औरत हर बार सब्र करती, अल्लाह की हिकमत से राज़ी रहती। मगर उसके सब्र का इम्तिहान तवील होता गया और इसी तरह एक के बाद एक उस औरत के कई बच्चे पैदा होते ही फौत हो जाते। अब आखिरी बच्चे के फौत होने पर उस औरत के सब्र का बंधन कह लें कि टूट गया। वो आधी रात को जिंदा लाश की तरह उठी, अपने खाले के हकीकत के सामने सर सजदे में रखकर खूब रोते हुए कहने लगी कि ए दोनों जहानों के मालिक, तेरी इस गुनाहगार बंदी से ऐसी क्या खता हो गई कि आए दिन मेरा दिल इस गम का शिकार रहता है कि मेरा बच्चा परवरिश पाएगा भी कि नहीं। ऐ दुखी दिलों के भेद जानने वाले अल्लाह, मुझ कमज़ोर पर अपना करम फरमा दे। अच्छा, दुआ मांगते मांगते और रोते रोते उसे नींद आ गई और उसने ख्वाब देखा। और ख्वाब में वो क्या देखती है? खूबसूरत बाग देखती है जिसमें वो सैर कर रही थी। उसे सोने चांदी की ईंटों से बना एक महल नज़र आया जिसके ऊपर उस औरत का नाम लिखा हुआ था। अब ये सब देखकर औरत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जब उसने महल के अंदर जाकर देखा तो उसमें हर तरह की नेमत मौजूद थी और उसके तमाम बच्चे भी उसी महल में मौजूद थे, जो उसे वहाँ देखकर बहुत खुश हुए। फिर उस औरत ने एक गैबी आवाज़ सुनी कि तूने अपने बच्चों के मरने पर जो सब्र किया था, ये सब उसी का अजर है। अब खुशी की इस लहर से औरत की आँख खुल गई। जब वो ख्वाब से बेदार होती है तो उसका सारा जो मलाल है ना, वो जाता रहा और उसने भीगी आँखों से अर्ज़ ये किया कि ए मेरे रब, अब अगर तू सैकड़ों साल भी मुझे इसी तरह रखे तो मुझे कोई गम नहीं, ये इनामात तो मेरे सब्र से कहीं ज़्यादा हैं। अब नाज़रीन, इस हिकायत से सबक ये मिलता है कि इंसान को हर हाल में सब्र का दामन थामे रखना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ इंसान को अल्लाह के बहुत करीब कर देती है। मुसीबतें, परेशानियाँ, दुख, ये अल्लाह अपने बंदों पर इसलिए भेजता है कि वो उनके दर्जात बुलंद करना चाहता है। और सब्र करने से इंसान, आप समझ लें कि ऐसे दर्जात पा जाता है जो बड़े बड़े इबादत गुजार भी नहीं पा सकते। अब ये तो एक फ़र्जी कहानी है जिसमें सब्र करने का पैगाम दिया गया, लेकिन अगर आपने सब्र करने वाली शख्सियत की एक अमली मिसाल सियासत में देखनी है तो वो है मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, और उनसे बेहतर कोई और मिसाल नहीं हो सकती। मोहतरमा शहीद ने आमरीत के ज़माने में जिला वतनी काटी, अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे पर झूलता देखा, फिर अपने दोनों भाइयों को खो दिया और उन्होंने अपने खूनी रिश्तों को अपनी आंखों के सामने उजड़ते देखा। लेकिन इसके बावजूद ज़बान पर वो इसका कोई शिकवा या कोई गिला नहीं लाई। उन्होंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था, और जब अल्लाह पे मामला छोड़ दिया जाता है तो फिर शिकवे नहीं किए जाते, और ख़ुद भी ज़ालिमों के जुल्म का निशाना बनकर आज ही के दिन वो अपने खालिक के हकीकी से जा मिली। अब आज उनकी 14वीं बरसी है और आज ही के दिन जमहूरियत के दामन पर कह रहे हैं कि खून के छींटे उछाले गए। उनका नाम ही बेनज़ीर नहीं था, उनका जो सियासी विजन था, किरदार, सियासत, क़यादत, सब कुछ बेनज़ीर था। अच्छा, मोहतरमा जब बोलती थी तो बड़े बड़े मुखालिफिन उनकी दलीलों के आगे लाजवाब हो जाते थे, मगर उनके दुश्मनों ने दलील की बजाय गोली से पाकिस्तान की उस अजीम रहनुमा आलिम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म को हमेशा हमेशा के लिए खामोश करवा दिया। जमहूरियत की पैकर, बल्कि जमहूरियत की मुहाफ़िज़ शहीद बीबी की ज़िंदगी आप समझ लें कि मुसलसल जद्दोजहद का नाम थी। मुश्किलात के पहाड़ थे जो उन पर बाकायदा तोड़े गए, मगर उन्होंने हर बार सब्र का मुजाहरा किया और जमहूरियत की बका उनके पेश नज़र अपनी नहीं बल्कि जमहूरियत की बका थी, और वो मुल्क में जमहूरियत को फलता फूलता देखना चाहती थी। उन्होंने प्रैक्टिकली साबित किया और वो अपनी आवाम से बेइंतहा प्यार करती थीं।
इसीलिए अपनी आवाम के लिए वो अपनी दी गई ये जितनी भी अनगिनत कुर्बानियाँ थीं उनको बड़ा हकीर ख्याल किया करती थीं। ख़ास तौर पर जब वो 2007 में, आपको याद होगा, जिला वतनी काट कर एयरपोर्ट पहुंची थीं तो अवामी समंदर ने उनका शानदार इस्तकबाल किया था, जिसको वाकई कहते हैं अवामी समंदर। यानी अवाम की इतनी बड़ी तादाद देखकर, अवाम का इतना प्यार देखकर उनकी आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो गए, जिसके बाद अवामी खिदमत का जज्बा उनके अंदर और भी ज़्यादा जोश मारने लगा। लेकिन हासिदीन ये सब कुछ बर्दाश्त ना कर सके। ये सब देखकर खुश कहाँ थे हासिदीन? बीबी शहीद के दुश्मन तो इस ताक में थे, इस मौके की तलाश में थे कि उन्हें कब मौका मिले और वह जमहूरियत की बड़ी अलमबरदार को हमेशा के लिए खामोश करा दें। और कहा जाता है कि मोहतरमा को इस बात की खबर बहुत पहले लग गई थी कि उनका दुनिया में बहुत कम वक्त बाकी रह गया और वो इसका बरमला इजहार भी करती थी। ज़रा सुनिएगा, वाकिफ़ान हाल ये बताते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आने से पहले अमेरिका जा रही थी और त्यारे में अमरीकी सफ़ीर ज़ल्मे खलीलज़ाद और उनकी अहलिया भी उनके साथ मौजूद थे। और त्यारे की मेज़बान ने बेनज़ीर को तंदूर से बराह रास्त निकली ताज़ा कुकीज़ खिलाने की पेशकश की, जिस पर बेनज़ीर ने शाइस्तगी से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इन दिनों वो अपना वज़न कम कर रही हैं। अच्छा, लेकिन एक सेकंड के अंदर ही उन्होंने एयर होस्टेस को वापस बुलाया और कहा कि चलो मुझे दे दो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी मुझे चंद महीनों में मर ही जाना है। और ये छोटी बात नहीं थी नाज़रीन जो उन्होंने कही। बेनज़ीर भुट्टो जैसे जमहूरियत के दिए को दहशतगर्दी की हवा ने जब पहली बार बुझाना चाहा तो खुशकिस्मती से उस वक्त वो महफूज रहीं। सानिया कारसाज, आपको याद होगा, सानिया कारसाज में पीपल्स पार्टी की कई कारकुन शहीद और कई ज़ख्मी भी हुए और उस वक्त पीपल्स पार्टी के जाले मुल्क भर से साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर की वतन वापसी पर उनका इस्तकबाल करने कराची भी पहुँचे थे, आपको याद होगा। यानी अवाम का जो हजूम था उसने मोहतरमा के इस्तकबाल के लिए वहाँ पर वो मौजूद थे तमाम लोग। और साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का जो काफ़िला है वो जलसागाह की तरफ बढ़ रहा था। उनके काफ़िले को उस वक्त खून में नहला दिया गया जब वो कारसाज पहुंचा और वक्फे से, आपको याद होगा, 2 धमाके हुए थे और उसके बाद खून की नदियां बह गई, चारों तरफ आहूं सिसकियों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। और ये सारी कार्रवाई बेनज़ीर भुट्टो को निशाना बनाने के लिए की गई थी। टारगेट बेनज़ीर भुट्टो थी और दहशतगर्दों का मकसद उनकी जान लेना था, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की। उनका हौसला तोड़ना था, उन्हें डराना था। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद को अपनी आवाम का कितना दर्द था कि अगर वो चाहती तो बाहर रहकर मज़े की ज़िंदगी गुजार सकती थी, ये जानते हुए भी कि उनकी जान को कितना ख़तरा है। लेकिन उन्होंने तमाम ख़तरा मोल लिया, फिर वापस पाकिस्तान आने का ही दिलेराना फ़ैसला किया। बड़ा दिलेराना फ़ैसला था उनका ही कि वापस आईं और उनके सब्र और जुर्रत की बेहतरीन मिसाल और क्या होगी कि कारसाज धमाके के बाद वो अगर चाहती तो चले उसके बाद वापस चली जाती, लेकिन उन्होंने बुलंद हौसले के साथ अपने मकसद की जानिब आगे बढ़ने को बेहतर समझा। प्रैक्टिकली बताया कि ये होता है लीडर। और बीबी शहीद का लियाकत बाग का जो जलसा था वो आखिरी जलसा साबित हुआ। वो बड़े जोशो खरोश के साथ अपने कारकुन, अपनी आवाम के साथ खिताब करने को बेकरार थी। उनके चेहरे पर खुशी के आसार नुमायां तौर पर नज़र आ रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि लियाकत बाग का जो जलसा है वो उनका आखिरी जलसा साबित होगा, क्योंकि दहशतगर्द शहीद करने का मंसूबा बना चुके थे और अपने उस मंसूबे में कामयाब भी हो गए थे। बेनज़ीर साहिबा के आखिरी जलसे का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा, सुनिएगा नाज़रीन। जी नाज़रीन, बिलाखिर 27 दिसंबर को दहाइयों से पीछा करती कातिल सोच ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी की सड़कों पर बेदर्दी से, संग दिली से निशाना बनाया। कौम से अजीम रहनुमा छीन लिया। भुट्टो की बेटी इस दुनिया को अलविदा कह गई। लोगों के हजूम में काली भेड़ों ने मोहतरमा पर पहले फायरिंग की, बाद में खुद कुछ धमाका किया और यूं बीबी उस दहशतगर्दी का निशाना बनकर शहीद हो गई और लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गई, जिसका सबूत ये था कि पीपल्स पार्टी बेनज़ीर की शहादत के बाद 2008 के आम इंतखाबात में सबसे बड़ी जमात उभरी और अवाम ने बेनज़ीर से अपनी मोहब्बत का जो सबूत है वो यकीनी तौर पे उनकी जमात को वोट डालकर किया और उनके कातिलों को ये प्रैक्टिकली एक पैगाम दिया कि वो उनके दिलों से बीबी शहीद की मोहब्बत कभी भी कम नहीं कर सकते। और नाज़रीन, मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को आज 14 बरस बीत गए, 14 बरस, मगर उनके कातिलों का सुराग आज भी नहीं मिल सका। और बेनज़ीर भुट्टो पर 27 दिसंबर 2007 में जो हमला हुआ और वो अपने 23 जानिसारों के हमरा शहादत के रुतबे पर फाइज हुई,
ख्याल ये था कि 2 बार मुंतखब होने वाली मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम के कत्ल के पीछे जो छुपे किरदार हैं वो बेनकाब होकर अंजाम तक जल्द पहुंचेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेनज़ीर कत्ल केस की तहकीकात आपको याद होगा पहले पंजाब पुलिस और फिर FIA के सपुर्द हुई और बेनज़ीर शहीद पर हमला बैनुल-अक़वामी तौर पर दहशतगर्दी करार दिया गया। और इस केस की तहकीकात में आलमी तंजीम अल-कायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन का नाम भी सामने आया, लेकिन उन्हें चालान में नामजद नहीं किया गया। तहरीके तालिबान के सरबराह बैतुल्लाह महसूद इस केस में इश्तिहारी करार पाए और इसी दौरान ड्रोन हमले में मारे भी गए। अब इसी केस में कलअदम तहरीके तालिबान और दहशतगर्दी की इस कार्रवाई से मुबैना तौर पर जुड़े मुलजिमान एतजाज़ शाह, शेर ज़मान, हसनैन गुल और मोहम्मद रफ़ाकत और रशीद अहमद भी 9 साल तक गिरफ्तार रहे, 9 साल तक। इसके अलावा 2 पुलिस अफसरान सऊद अजीज़ और खुरम शहजाद को जाए वक़ुआ धोने के इल्ज़ाम में केस में नामजद भी किया गया था, आपको याद होगा। और बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस से जुड़ी जो सब कहानियाँ अपनी जगह, मगर आज तक पाकिस्तानी अवाम ये जानने से कासिर है कि बेनज़ीर का असल कातिल था कौन। नाज़रीन, बेनज़ीर शहीद के लिए जेल काटी और उनके मुखालिफिन ने उन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया, लेकिन कह लें कि वो बुलंद हौसले वाली थीं। उन्होंने इंतकाम का नहीं बल्कि सब्र का रास्ता चुना। बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब बेनज़ीर भुट्टो के सब्र की गवाही दे रहे हैं, ज़रा सुनिएगा कैसे क्या कह रहे हैं वो। जी सुना आपने। बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब नवाज शरीफ के बनाए गए केसेस में पेशियाँ भुगतती थीं तो अपने बच्चों को भी साथ लेकर जाया करती थीं, और एक माँ के लिए कितनी अजियत का वक्त होगा वो मोहतरमा से बेहतर कोई नहीं जान सकता था। नून लीग दौरे हुकूमत में बेनज़ीर भुट्टो शहीद को केसेस में उलझाया गया, बाकायदा उलझाया गया, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो शहीद के सब्र को सलाम है कि उन्होंने उस दुश्मनी को हंस कर बर्दाश्त किया। बाहौसला रहना एक ऐसी सलाहियत है जो बहादुरी और जुर्रत की सलाहियतों में मुमताज़ मुकाम रखती है, यानी किसी सदमे के बाद दोबारा बाहौसला हो जाए, और ये सलाहियत ही बीबी शहीद का खासा थी। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद बीबी शहीद को नज़रबंदी, जिला वतनी, इस तरह की सख्त तकालीफ बर्दाश्त करना पड़ी और शहीद मोहतरमा ने अपनी 28वीं सालगिरह सक्खर जेल में गुजारी। ये वो ज़िंदगी नहीं थी जिसकी वो तवक्को कर रही थी। उन्होंने अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गिरफ्तारी और फांसी का सदमा भी बर्दाश्त किया। फिर भी वो बड़ी पुरअज़्म होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उन्होंने क़यादत की, मुश्किलात का डट कर मुकाबला किया बड़े हौसले के साथ। अजीम बाप की अजीम बेटी ने अपने दुखों को एक तरफ रख कर अवाम का साथ देने का फ़ैसला किया और हमेशा साबित कदम रही। और कैद के दौरान बजाय इसके कि वो कैद तन्हाई पर उदास होती, उन्होंने बड़ी बहादुरी से जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त की। जेल की सलाखों के पीछे सख्त कैद में ये हालत थी कि उन्हें मुनासिब तिब्बी सहूलियात भी मुयसर नहीं थी, जिसकी वजह से एक कान की कुव्वत समात उनकी मुतासिर हुई। इसके बाद कराची की जेल में गुजारा गया जो 1 महीना था, वो भी उतना ही सख्त बताया जाता है। अच्छा, बीबी शहीद अपनी जिदोजहद में भी ना बेनज़ीर थी, सही था उनका नाम बेनज़ीर, और ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक हर जालिम, हर जाबिर के सामने डटी रही। वो इतनी मजबूत खातून, एक औरत इतनी उनकी रगों में मौजूद जो भुट्टो का खून था ना, उसने उन्हें अपने रास्ते से, अपने मकसद से हटने नहीं दिया। अच्छा, बेनज़ीर शहीद का ये भी मानना था कि जो सियासी कुव्वतें हैं, सियासी कुव्वतों ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया और वो जमहूरियत को बचाने के लिए वतन वापस आना चाहती हैं, और वो किन जज्बात का इजहार करती रहीं, ये ज़रा क्लिप देखिएगा। सुना आपने, वो ये कह रही थी कि जी उनके जो सियासी मुखालिफिन हैं उन्होंने जमहूरियत को बहुत नुकसान पहुंचाया, और ख़ुसूसी तौर पे 1988 के बाद जमहूरियत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है। अच्छा, मोहतरमा के नज़दीक नवाज शरीफ ने फ़ाशिस्ट का किरदार अदा किया, लेकिन इसके बावजूद बीबी शहीद ने इस उम्मीद का इजहार किया, ये उम्मीद ज़ाहिर की कि उनके जो सियासी मुखालिफिन हैं उन्होंने अपनी गलतियों से सबक सीखा होगा और वो जमहूरियत को अहमियत देंगे। यानी बीबी शहीद अपने सियासी मुखालिफिन की इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनने के बावजूद जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए उनके साथ काम करने को तैयार थी, और उन्होंने अपने सियासी हरीफों के साथ मिलकर काम करना चाहा। अच्छे तरीके से जानती थी कि कुछ कुव्वतें सियासी जमातों के आपस के झगड़ों की बुनियाद पर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मोहतरमा ने सियासी हरीफों के साथ एक मेज़ पर, टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात किए ताकि क्या मजबूत हो, जमहूरियत मजबूत हो और अपनी पटरी पर जमहूरियत चलती रहे। इसीलिए वो ऐवान में तमाम जो सियासी कुव्वतें हैं उनको बाकायदा एक मैसेज देती नज़र आई
कि मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ पार्लिमानी निज़ाम को बरकरार रखने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना चाहिए। जी सुना आपने, बेनज़ीर शहीद चाहती थी कि मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम ही रहे और बेनज़ीर शहीद की पहली हुकूमत को 7 अगस्त 1990 को सदर इसहाक खान ने बदउनवानी और करप्शन की वजह से बरतरफ किया था, जिसके बाद 1993 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और बेनज़ीर एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म बन गई। लेकिन 1996 में पीपल्स पार्टी के ही सदर फारूक अहमद खान लगारी ने बेअमनी और बदउनवानी करप्शन के इल्ज़ामात पर बेनज़ीर की हुकूमत को फिर से बरतरफ कर दिया। कहने का मकसद इतना कि बीबी शहीद ने अपनी गलतियों को ना मानने की बजाय ना सिर्फ उन्हें तस्लीम किया बल्कि उन गलतियों से सीख कर आगे बढ़ने का अज़्म किया। और यही वजह थी कि बेनज़ीर ने शफाफ इंतखाबात का जो रास्ता राह है उसको हमवार करने के लिए भी अपनी इन कोशिशों को हमेशा जारी रखा। अगला क्लिप चलाइएगा टीम। अच्छा सुना आपने नाज़रीन, मोहतरमा बेनज़ीर की सियासत का मुतालिया करने के बाद ये अंदाज़ा लगाना मेरे ख्याल से ज़रा भी मुश्किल नहीं है कि वो जमहूरियत की सबसे बड़ी डिफेंडर थी। अच्छा, बिलावल ज़रदारी भी आज गड़ी खुदाबख्श जलसे से खिताब करके के नक्शे कदम पर चलने की बात कर रहे थे। बिलावल का क्लिप होगा टीम, ज़रा वो भी चलाइएगा। जी सुना आपने बिलावल अवाम को बेनज़ीर भुट्टो का जो नज़रिया है वो समझा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को कह लें कि बीबी शहीद के नज़रियात से इतना शदीद इख्तिलाफ था कि उन्होंने दलील से बात करने की बजाय बंदूक से बात की। लेकिन अब वक्त आ गया कि हमारे जो सियासी बेनज़ीर भुट्टो शहीद की ज़िंदगी और सियासत से कुछ सीखें, सबक सीखें। सियासी मुखालिफत में जमहूरियत को ख़तरे में न डालें, मुल्क का सोचें, अवाम का सोचें, पाकिस्तान का सोचें। सड़कों की सियासत की बजाय पार्लिमानी सियासत को फ़रोग़ दें। और यही पीपल्स पार्टी की आज की सियासत है और यही बीबी शहीद का नज़रिया भी था, क्योंकि वो जानती थी कि गैर पार्लिमानी सियासत से जमहूरियत का दीप जलेगा, ना मुल्क का निज़ाम चलेगा। इसलिए अब भी यही रवैया इख्तियार करना होगा, वरना ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। 350 अरब रुपए की टैक्स छूट वापसी का तरमीमी जो फाइनेंस बिल है कल बरोज़ मंगल कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। इसके साथ स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का जो बिल है वो भी फाइनेंस बिल के साथ असम्बली में पेश किया जाएगा। अच्छा, मुशीर खजाना शौकत तरीन साहब कहते हैं कि 12 जनवरी को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जायज़ा इजलास होगा और उससे पहले पाकिस्तान IMF की शराइत पूरी कर देगा। अच्छा, दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मिनी बजट अवाम की कमर में खंजर घोंपने के मुतरातिब है और इसका डट कर मुकाबला भी करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब ने अपने बयान में यहाँ तक कहा कि 3 साल में PTI ने मुल्क का वो कबाड़ा नहीं किया जो मिनी बजट से हो जाएगा। अच्छा नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात अगर मैं करूँ तो वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब इस हवाले से कह रहे थे कि जिस साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आना चाहें तो उन्हें 24 घंटों में वीज़ा जारी किया जाएगा। और शेख रशीद साहब ने तो टिकट के पैसे अपनी जेब से देने का ऐलान भी कर दिया। इस पूरी सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर रहनुमा नवाज लीग साबिक वफाकी वज़ीर और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी राना तनवीर हुसैन साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, मिनी बजट पर हुकूमती वज़रा ये कह रहे हैं कि जी नवाज और जरदारी दौर की जो मुल्क दुश्मन पॉलिसीज़ थी और ख़ासतौर पर करप्शन, उसकी वजह से आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत को IMF की हर शर्त मानना पड़ रही है। यानी वो तो पूरा मलबा नवाज हुकूमत, जरदारी हुकूमत यानी पुराने जो अदवार थे उन पे डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनाई भी दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे? थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं एक बात आपको बताऊँ कि अभी मेरा हाल इनको समझ नहीं आ रही अभी भी कि हर चीज़ का मलबा पिछली हुकूमतों पे डालना, ये अपनी नलायकियाँ, अपनी जो नातजर्बाकारी है वो छुपाते रहते हैं उसमें। अभी ये जो एग्जाम्पशन की बात है, मुझे बताएं कि अब 3 साल तक तो ये 3 बजट ये लाए, उसमें तो इनको ख्याल नहीं है, सिर्फ IM के डिक्टेशन पे, IM के ऑर्डर पे, उनके हुक्म पे अब ये करने जा रहे हैं। ये उसको कवर करते हैं जो अवाम को के ऊपर ये 350 का ये बोझ, अरब का बोझ डालना चाहते हैं, जो पहले महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक वो आखिरी, जिस तरह नहीं होता ये कील ठोंकने वाली बात है, जिस तरह शहबाज साहब का आपने कहा कि ये पीठ पे छुरा घोंपने वाली बात है। ये गरीब आदमी या आम आदमी के लिए बड़े मुश्किल हालात पहले ही हैं, उनको और मज़ीद मुश्किल करना मैं समझता हूँ किसी तरीके से भी। अब मुझे बताएं, ये एग्जाम्पशन जो होती हैं ये इंसेंटिव होते हैं जो इकनॉमिक
जोन होते हैं, उसमें आपको पता है कि टैक्स फ्री जोन होते हैं, जी ग्वादर पे है या चाइनीज कुछ जोन है, या फाटा पाटा में कुछ इंसेंटिव दिए जी हुए हैं जिसको एक्सटेंशन भी वगैरह देते हैं। तो ये पॉलिसी जो होती हैं ये बड़ी समझदारी के साथ और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने की खातिर कि किस तरह इकोनॉमी हमारी और आगे बढ़े, तो ये आपको पता चल जाएगा ये जब एग्जामिशन वापस होंगी, जिसको हम कोशिश करेंगे ये इनका बजट जो मिनी बजट है वो पास ना हो। अगर खुदा न खासा हो गया तो आपको उसके असरात पता चल जाएंगे कि इकोनॉमी पे क्या आते हैं, वो किस तरह सुकड़ेगी इकोनॉमी, किस तरह आम आदमी पे किस तरह उसका बोझ आएगा, वो पता चल जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये अपनी नलायकियाँ इस तरह ना छुपाए कि पिछली हुकूमतों ने ये किया था, पिछली हुकूमतों ने अच्छा किया राना था। साहब, इसके अलावा एक और मौक़िफ़ भी आता है हुकूमती वज़रा की जानिब से, जब भी महंगाई के हवाले से सवाल किया जाता है तो वो अक्सर ही कहते दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं कि जी ये जो महंगाई है ये तो पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है। नहीं देखिए, दुनिया में अगर कोई महंगाई हुई जी है जी तो उसकी रेशो जो है ना वो आपको पता है। जो हम बाहर दुनिया की क्या बात करें, जब रीजन की बात करें, बांग्लादेश है या हिंदुस्तान, हम्म उसमें तो महंगाई उस रेशो से हमारा तो 1/10 का फर्क है। हम्म ये बात ना करेंगे, दुनिया को अभी इतनी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो प्रिंट मीडिया है वो दुनिया के सामने होता है। वहाँ जो आम आदमी है उसको भी पता है, वो सारा दिन टीवी सुनता है, आपकी बातें सुनता है, तो उसको पता है कि बांग्लादेश में किस तरह चीजें आगे चल रही हैं, जी हिंदुस्तान में किस तरह चल रही हैं, महंगाई वहाँ क्या है, वहाँ जी डॉलर रुपये का जो वो है रिलेशनशिप वो किस तरह है, पैरिटी किस तरह चल रही है बांग्लादेश में करेंसी की। तो ये सारी चीज़ें अब लोगों के सामने, एक एक चीज़ आपसे मुझसे ज़्यादा पता होता है, इसलिए कि वो मुख्तलिफ चैनल देख रहे होते हैं, उनके पास टाइम होता है। तो अब इतनी अवेयरनेस है कि ये मत बातें करें। अगर इनकी बयानियाँ लोगों को वो कर लेते एक्सेप्ट, तो आज इनका ये अशर होता जो अवाम में इनका अशर हुआ हुआ है। लोग तो ठीक है। जूलियाँ उठा के बददुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह करे, हमसे सवाल करते हैं कब आप इनको निकालेंगे, आप हाँ आप आगे बढ़ें और इनके लिए कुछ करें। तो मैं समझता हूँ ये बात ना करें, ये इनकी बात जो है अब ठीक लोग है। हंसते हैं। अच्छा राना साहब, एक और सवाल बड़ा उठाया जाता है, बहुत से तजियाकारों का ये कहना है कि जी महंगाई और जो मईशत की तबाही है उस पर अपोजिशन एहतजाज तो कर रही है, लेकिन एक जो सोल्यूशन होता है, ये हल वो नहीं बता रही है कि अगर वो हुकूमत में आ गए तो कैसे डॉलर नीचे आ जाएगा। क्योंकि आप लोगों का भी, अपोजिशन की जितनी भी जमातें, सबका ये मौक़िफ़ होता है कि जी अगर आज हमारी हुकूमत आ जाती है, आज ये इमरान खान साहब घर चले जाते हैं, पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हो जाती है, तो ये महंगाई का जो जिन है ये कैसे काबू किया जाएगा, बोतल में बंद किया जाएगा। क्या कोई तरकीब है आप लोगों के पास महंगाई कम करने के लिए, और अगर कोई प्लान है तो वो सोल्यूशन के तौर पे, तजवीज़ के तौर पे हुकूमत को क्यों नहीं बता दिया जाता? क्योंकि फ़ायदा तो मुल्क का ही होगा, या फिर ये क्रेडिट पीटीआई को मिल जाएगा, इसलिए बताना नहीं, हुकूमत आएगी, इक़्तिदार की कुर्सी आएगी तो ही वो जो प्लान है उस पर अमल किया जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो मुस्लिम लीग नून है उसने हमेशा पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए रात दिन खिदमत की है और नेक नीयती से की है। उसको ये कोई नहीं कि किसी किसके क्रेडिट में जाता है। हम तो पाकिस्तान की बेहतरी, लोग की बेहतरी के लिए काम करते हैं। जी आपको याद होगा कि जब नई नई इनकी गवर्नमेंट आई थी तो लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने इनको ऑफर की थी कि हम मिसाके मईशत जो है ना, जी जी चार्टर इकोनॉमी करें। आपको याद होगा राग साहबा। जी तो इन्होंने हंस दिया। हम तो चाहते थे बैठे और ऐसी पॉलिसियां बनाएं जिसको कंटिन्यूटी रहे, जो एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज, एक तो डे टू डे वाली हैं वो करें, लेकिन जो क्रूशियल है, जो एक इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है, बाहर दुनिया में भी असर होता है, जी उसकी हर आने वाली गवर्नमेंट उसको ओन करती है और आगे लेके जाती है ताकि उसकी कंटिन्यूटी रहे और चीज़ें बेहतरी की तरफ चलती रहें। ठीक है। तो इन्होंने उस पर तवज्जो ही नहीं दी। अब हम किस हवा में बताएं इनको। अच्छा राना साहब, एक और बात, आपकी बात, सॉरी मैं काट रही हूँ दरमियान में, सॉरी टू इंटरप्ट, ये आप जो बात कर रहे हैं ना, अक्सर ये बात कंफ्यूज करती है अवाम को, क्योंकि जब आप लोगों से बात होती है, अपोजिशन वालों से बात होती है, तो आप लोग कहते हैं कि जी आप लोगों ने तो कहा हम मिल बैठकर बात करेंगे, तजावीज़ होंगी वो देंगे मुल्क की बेहतरी के लिए, लेकिन हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ अक्सर सामने आता है कि जी हम तो दावत देते हैं कि इस इशू पर साथ बैठें, इस इशू पर साथ बैठें, तो अपोजिशन साथ बैठने को तैयार नहीं हो रही होती बहुत से मामलात पर। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं ना, इसके बड़े बहुत सारे डायमेंशन हैं। जी जी एक तो उसको आप कर सकते हैं, एक तो आपने इकोनॉमी की बात की, मईशत की, जी उसमें तो जो मैं आपको कह रहा हूँ कि उसने आज तक इन्होंने हमारी किसी तजवीज़ को, चाहे असम्बली की तकरीर में कोई की हो या हम
ने कहा हो कि हमारे साथ बैठें और एक चार्टर इकोनॉमी बना लें, इन्होंने बिल्कुल नहीं। बाकी इन्होंने 2-3-4 दफ़ा हमें बुलाया है कि आए लेजिस्लेशन के लिए बैठें। जहाँ बैठते हैं वहाँ बात होती है तो यकीन करें कि इनकी नीतियाँ और होती हैं और बाहर निकल के ये कहते हैं ये तो एनआरओ मांग रहे हैं। क्योंकि मैं खुद उस मीटिंगों में जाता रहा हूँ, मुझे पता है कि ये किस किस्म के लोग हैं और इनके पास कोई मैंडेट नहीं होता। हमारे पास आते हैं, कहते हैं अच्छा जी हम ऊपर से पूछ लें, ऊपर से पूछ लें, ऊपर से पूछ लें। हमारे साथ डिसीजन लेके एक जगह, जिस तरह इलेक्शन लॉज हैं, अब मुझे बताएं कि इलेक्शन लॉज में किस तरह हमने शोर किया है कि कोई ऐसी अमेंडमेंट जो कंसेंसस ना हो, जिस पे सारी मुतफिक ना हो, जितने स्टेक होल्डर है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमारे साथ बैठे और जो अमेंडमेंट्स जिस पे हम इत्तेफाक करेंगे उस पर हम आप अमेंड कर लें। और इसी तरह अपने ज़माने में हमने अमेंडमेंट्स की जिस पे ये लोग, ये पीटीआई वाले ये मुतफिक हुए, बाकी हमने छोड़ दी। तो जो जैसे इनको पता है सारा कि ये हमारे साथ बैठते थे और उस पर वही हमने अमेंडमेंट्स ओनली की जो सारे मुतफिक थे। तो ये बातें फजूल करते हैं लोगों को आप पता है, जो मर्जी करते रहे, लोगों को पता है कि असल असलियत क्या है, हकीकत क्या है। अच्छा राना साहब, ये जो गैस बहरान है इसके हवाले से अवाम बड़ी परेशान है। इसकी अगर मैं बात करूं तो आपको हुकूमत की कोताही कहाँ पे नज़र आती है इस बहरान के हवाले से? 100% मिसमैनेजमेंट है, 100%। मैं आपको बताऊं नलायक, इन्होंने वो जो गैस की मैनेजमेंट है कि किस तरह लोड शेडिंग करनी है, किसको देनी है, किस सेक्टर को नहीं देनी, या एनएलजी का टाइमली उसकी प्रोक्योर ना करना, उसकी जो परचेज थी वो नहीं कर सके, और उनके लाने की जो एक चेन है वो भी नहीं बना सके। ये तो मुझे ज़ाती तौर पे पता है क्योंकि मेरी कमेटी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसमें एनएलजी पे बात हुई। तो इनके डिसीजन ना टू फोल्ड है ये डॉक्टर साहबा। एक तो हमारे जो डोमेस्टिक लोग हैं, घरेलू लोग हैं, उनको परेशानी आपके सामने है। दूसरा हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको आपके सामने है कि वो उनके साथ क्या शुरू है। तीसरी बात यह है कि जो हमारे बिजली कार हैं उनको जो गैस देनी सी एनर्जी वो नहीं दी, तो वो महंगी फर्नेस ऑयल पे चलाते रहे। दूसरी जो बात है वो ये है कि ना डिसीजन लेने की वजह से, टाइमली मिसमैनेजमेंट की वजह से, इन्होंने कम से कम 20 अरब तो वो खुद मानते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा कहीं इन्होंने लॉस किया है, एक्सचेकर को लॉस पहुंचाया है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ रिकॉर्ड पे। तो ये मतलब ये क्या बातें करते हैं, इनको काम करना आता नहीं। इस वक्त सारी मखलूक, ना गैस है ना खाने के लिए कोई चीज़ें हैं। अब यूरिया खाद अब लोगों को गंदम की हुई है फसल और 2700-2800 पे भी नहीं मिल रही, लोग रुल गए। तो ये किस तरह की गवर्नमेंट है, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा एक चीज़ समझा दें राना साहब, उसके अवाम को भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की वापसी की आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो वापस आएंगे और उनकी अगले साल जो वापसी होगी और वही हमारे वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार होंगे। तो आप पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, ज़रा ये जो गुत्थी इसको सुलझाने की कोशिश कीजिए कि फ़ैसला क्या हुआ है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब का वीज़ा ख़त्म हो रहा है इसलिए उन्हें वापस आना है और वापस आ रहे हैं, और कोई यहाँ तक बातें कह रहे हैं कि कोई डील चल रही है। हकीकत क्या है? मैं आपको बताऊं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो इतना 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जी, उनका पाकिस्तान के बाहर या पाकिस्तानी अवाम से दूर रहना बड़ा मुश्किल है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इलाज के लिए गए। अब वो डॉक्टर्स, मेरा तो यही है कि जब डॉक्टर्स उनको कहेंगे वो वापस आ जाएंगे, चाहे वो आगे प्राइम मिनिस्टर बने या जेल जाएं, लेकिन उनको इन चीज़ों की परवाह नहीं, क्योंकि जो उन्होंने एक जदोजहद शुरू की है, जो उनका स्ट्रगल है या जो बयानिया जिसको कहते हैं, वो टोटल डिफरेंट है। वो आईन और कानून की पासदारी है और वो एक साफ शफाफ इलेक्शन के लिए जदोजहद है बगैर किसी मुदाखलत के। तो उसके लिए वो अब क्यों कंप्रोमाइज़ करेंगे, क्यों डील करेंगे, मुझे बताएं। हाँ, अगर कोई आईन और कानून की अमलदारी पे गारंटी करते हैं या शफाफ इलेक्शन की गारंटी करते हैं तो उसकी हमारी तो जदोजहद ही यही है। तो मुझे नहीं समझ आती कि क्यों इन चीज़ों को गुड़मुड़ किया जाता है या कंफ्यूज किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बुखलाहट है इस वक्त वज़रा की और सारे जितने वो क्या तर्जमान हैं, वो आ जाते हैं टीवी पे और दाड़ दाड़ शुरू कर देते हैं कि वो जी मर गया जी, क्या होगा, आएंगे जेल जाएंगे, नहीं जाएंगे। भाई जेल कौन सी नई चीज़ है? जेलों से कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। कौन से बंदे अगर डरते होते तो आज मुस्लिम लीग इस चट्टान की तरह ना खड़ी होती। आपने देखा है कि इन 3.5 सालों में मुस्लिम लीग नून के एक वर्कर भी इधर उधर नहीं हुआ।
तो मैं समझता हूँ ये इनकी कहानियां अब थक चुके हैं पीटीआई वाले, इंतकामी कार्रवाइयां कर करके वो थक गए हैं। लेकिन अब राणा वो साहब, डायरेक्ट नवाज साहब तो फिर लंबा ही जाके बैठ गए ना इलाज के लिए। लंबा बैठना या थोड़ा बैठना, मतलब इतना टाइम हो बात गया तो ना। बात तो सेहत की है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो आएंगे और फिर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। सही, ठीक है राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आप होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मकबूजा कश्मीर में जो काबिज भारतीय फौज है उसकी रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेस ने एक और कश्मीरी नौजवान को मुहासरे और नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद कर दिया। काबिज भारतीय फौज ने इलाके के दाखिली और खारिजी रास्ते बंद कर दिए और काबिज इंतजामिया ने इलाके में इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन जो सर्विसेज हैं उनको मुअत्तल कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 2 रोज़ के दौरान काबिज भारतीय फौज के हाथों शहीद कश्मीरियों की तादाद 6 हो गई है। दूसरी जानिब भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलमानों को कत्ल करने की खुलेआम धमकियों पर मोदी सरकार की खामोशी को अमरीकी अखबार ने तनकीद का निशाना बनाया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि गुज़िश्ता दिनों इंतहा पसंद हिंदू जमातों के रहनुमाओं की जानिब से मुसलमानों को कत्ल करने की खुलेआम धमकियां दी गईं और इस पर मोदी सरकार की जानिब से कोई एक्शन नहीं हुआ है। अमरीकी अखबार का यह कहना है कि मोदी और बीजेपी के जो अक्सर रहनुमा हैं उनके इंतहा पसंद जमातों से करीबी ताल्लुकात हैं और ऐसी जमातों से ताल्लुक रखने वाले बाज़ अफराद बीजेपी का हिस्सा भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया और चेयरपर्सन पीस एंड कल्चर मिशाल मलिक साहिबा। बहुत शुक्रिया मिशाल आपका ज्वाइन करने वक्त देने के लिए। मिशाल, आपने मुतालबा किया है कि जी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो निहत्ते और मासूम कश्मीरी हैं उनकी जो जारी नस्ल कुशी है उस पर OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास बुलाया जाए और आपकी नज़र में जो कश्मीरियों की नस्ल कुशी पर अफगानिस्तान जैसा सरबराही इजलास बुलाना कितना अहम होगा? देखिए, OIC की जो काउंसिल है फॉरेन मिनिस्टर्स की, जिस तरह उन्होंने एक हंगामी इजलास किया है अफगानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर, आई थिंक उससे भी बहुत पहले 5 अगस्त 2019 को जब शहरा कटी है, लोगों को कत्लेआम का एक बाकायदा ऐलान किया है, जेनोसाइड का, वॉर क्राइम्स का, और इससे बढ़ के और क्या बदतरीन वायलेशन होगी इंसानियत के ख़िलाफ़। तो ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो इस दफ़ा भी जब ये हुआ है हंगामी इजलास जो यहाँ पाकिस्तान में हुआ है, हम अपने अफगानी बहन भाइयों के साथ हैं इस दुख, इस गम की घड़ी में, जो उन्होंने इतने डेकेड से एक वॉर रिटन एरिया है जहाँ पे बहुत लोगों की कैजुअल्टीज़ हुई, लोग शहीद हुए, बहुत से लोग बेघर हो गए, डिस्प्लेस हो गए, मगर फिर भी वो एक सॉवरन नेशन है। कश्मीरी जो है, हमारे पास तो कोई सॉवरेनिटी अभी तक है नहीं, हम तो अंडर इंडियन ऑक्यूपेशन है, तो हमारी तो आवाज़ तक दुनिया तक नहीं पहुँच सकती। और जहाँ तक बात है रिपोर्टिंग की, चाहे बाहर के मुल्कों में या कश्मीर मीडिया सर्विस पाकिस्तान के अंदर भी, आपको भी पता है किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और तब जाके हमें कुछ फैक्ट्स मिलते हैं वहाँ से। हमें ख़ुद भी, मुझे भी एज अ कश्मीरी भी, हम लोगों को बहुत ही मुश्किल होता है। तो वहाँ जो हालात हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, सोशल राइट्स, रिलीजियस राइट्स, हर तरह के जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं जीने के, वो तो कब से छीने हुए कश्मीरियों का। स्पेशली 5 अगस्त के बाद तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर जिस तरीके से लैंड ग्रैबिंग हो रही है, तो ये OIC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कुछ अर्सा पहले OIC के यहाँ पर आए थे जो उनके एनवॉय हैं, अपनी डेलीगेशन लेके, जो कश्मीर के ऊपर स्पेशल एनवॉय हैं, मिस्टर यूसुफ आए थे OIC के, उनके साथ भी सेशन हुआ था हम लोगों का और डिटेल डिस्कशंस हुई थी। और वो एक रिपोर्ट पब्लिश करने वाले हैं इंडियन एट्रॉसिटीज़ के ऊपर, और वो आज़ाद कश्मीर भी गए लाइन ऑफ कंट्रोल पे। मगर जिस तरीके से प्रैक्टिकल स्टेप लिया गया है, एक फ़ंड जो है वो इंटरनेशनल फ़ंड स्टार्ट किया जा रहा है वहाँ की जो रिहैबिलिटेशन के लिए, जो रिहैब के लिए उनकी डिस्प्लेसमेंट जो हो गई है, जो होमलेस हो गए हैं वहाँ लोग, जो क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उनको हेल्प आउट करने के लिए। तो आई थिंक इससे कहीं ज़्यादा बड़ा जो क्राइसिस चल रहा है वो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में है। तो दुनिया से ये हमारा मुतालबा बिल्कुल था, और अब और भी ज़्यादा इसके अंदर डेफिनेटली शिद्दत है कि अफ़गानिस्तान का एग्ज़िट जो अमेरिका का हुआ है, नेटो फोर्सेस का, तो क्या इनको नज़र नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान क्या रोज़ कर रहा है, और हर रोज़ लाशें ही मिल रही हैं हमें, और तो कोई अचीवमेंट नहीं हो रही, सिवाय एक ही चीज़ बढ़ रही है वहाँ पे। एक तो कश्मीरियों की शहादतें हैं और दूसरा है हिंदुस्तान की वहाँ पे ऑक्यूपेशन, मज़ीद उसके अंदर तेज़ी आ रही है।
अच्छा विशाल, मोदी सरकार के दौर में मुसलमानों समेत जो माइनॉरिटीज़ पर, अक़लियतों पर हिंदू इंतहा पसंदों के हमलों में हम देख रहे हैं कि गैर मामूली इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान ने भारतीय मुजालिम के जो डोजियर्स हैं वो भी जमा करवाए, लेकिन आलमी ताकतों और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों पर कोई असर नहीं हुआ। अब मज़ीद और क्या करने की ज़रूरत है आपके मुताबिक? देखिए, अभी रिसेंटली न्यूयॉर्क के अंदर UNGA के अंदर एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट की गई है जो पाकिस्तान ने वहाँ टेबल की थी, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के हवाले से। तो उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा वहाँ पे सपोर्ट मिला और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो बेसिक फंडामेंटल राइट है कश्मीरियों का, हक़ खुदरादियत का, वो उसके अंदर ही आ जाता है, क्योंकि एक यही बहुत बड़ी तहरीक है या पैलेस्टाइन की है जो अपनी आज़ादी चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट आई है रीसेंट टाइम्स में। उससे पहले जो डोसियर प्रेजेंट किया गया है फॉरेन ऑफिस की तरफ से यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जो उनका एनुअल सेशन था, उसके अंदर जो वीडियोग्राफिक एविडेंसेस के साथ साथ, जो फुटेजेस के साथ साथ जो फोटोग्राफिक एविडेंस है, जो फोरेंसिक एविडेंसेस हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ से डिस्प्लेस पर्सन की, और उसके अंदर ख़ास तौर पे जो इंडियन आर्मी के जो लोग हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, उनकी टेलीफोन कॉल्स की, उनकी फुटेजेस, उनका जिस तरीके से कश्मीरियों को ह्यूमन शील्ड बना रहे हैं, कभी उनको म्यूटिलेट कर रहे हैं बॉडीज़ को, उनको दरख्तों के साथ टांग रहे हैं और उनके फेक इनकाउंटर्स कर रहे हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट और वीडियोग्राफिक और फोटोग्राफिक जो विजुअल्स एंड एविडेंसेस दिए गए हैं। तो उसके बाद ये अगली जो UNGA की तरफ से टेबल हुई है और अब रिसेंटली OIC की अब रिपोर्ट आने वाली है कुछ ही अरसे के अंदर, जो कुछ कश्मीर के अंदर हो रहा है। और दुनिया के अंदर अगर हम देखें पिछला ये जो साल गुजरा है, मतलब ख़त्म होने वाला है पूरा साल, प्रैक्टिकली अभी तक किसी ने रोका नहीं है हिंदुस्तान को जो वो कर रहा है कश्मीर के अंदर, मगर आवाज़ें उठी हैं क्योंकि कोविड भी 2 साल हमने देखा है दुनिया का फोकस उसके ऊपर रहा, ओमिक्रॉन की वेव भी आ रही है, इसके अंदर भी कश्मीरियों के साथ मज़ीद तेज़ी की गई नस्ल कुशी की जब दुनिया का फोकस अलग जगह था। तो यूरोपियन पार्लियामेंट के भी जो MEPs हैं उन्होंने भी 16 ने एक लेटर लिखा EC को भी, और उन्होंने खुल के जो ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन है इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में वो भी उन्होंने प्रेजेंट किया। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंटेरियंस का भी अगर हम इस साल का देखें तो उन्होंने भी शोर मचाया कि बंद किया जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी रिपोर्ट आई जो एनुअल ह्यूमन राइट्स की होती है, अप्रैल में वो शाया हुई थी, उसके अंदर भी जो वॉर क्राइम्स इंडिया कर रहा है वो भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। अब 1 स्टेप फर्दर होना चाहिए, जिस तरह अफ़गानिस्तान के मैटर में एक प्रैक्टिकल स्टेप लिया गया है कि रिहैबिलिटेशन के लिए लोगों के लिए रिसोर्स कलेक्ट किया जाए और एक ग्लोबल कंसेंसस के साथ और मुस्लिम उम्मा का एक कंसेंसस और एक प्रैक्टिकल स्टेप लेने की बात है। क्या रोक रहा है दुनिया को कश्मीरियों के लिए कोई प्रैक्टिकल स्टेप लेने के लिए? अब हमने उसके ऊपर जाना है। अच्छा विशाल, ये अब देखें ना, दुनिया एटलीस्ट आलमी जो मीडिया है वो बोल पड़ा है, एटलीस्ट कश्मीर पर होने वाले मजालिम पर जो खामोशी है उस पर आलमी मीडिया उसने अपनी चुप तोड़ी और वो बोलना शुरू हो गया। क्योंकि अभी हरियाणा में भी ये जो हिंदू इंतहा पसंद मुसलसल चर्च पर हमला कर रहे हैं, फिर हिंदू इंतहा पसंदों ने आगरा में ये जो सेंटा क्लॉज के पुतले को नजर आतिश किया और अमरीकी अखबार ने बाकायदा लिखा है कि जी मौत के खौफ से भारतीय ईसाइयों ने खुद को हिंदू कहलवाना शुरू कर दिया है। इस पर आपका कॉमेंट चाहूँगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सही दुरुस्त कह रही हैं और ये काफ़ी सालों से वहाँ पर हो रहा है और कुछ फुटेजेस आ जाती हैं, लीक हो जाती हैं और इंडिया का जो असल चेहरा है, जो उसकी स्टेट का और जो BJP और RSS का है, वो दुनिया के सामने आता है। और बहुत दफ़ा हमने देखा है कि हिंदुस्तान का एक घिनौना चेहरा, अभी रिसेंटली इनकी इन हाउस BJP की मीटिंग थी जिसके अंदर BJP के सीनियर लीडर्स कह रहे हैं कि आपने ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है मुसलमानों को, आपने चाहे उसके लिए अपनी सॉर्ड को यूज़ करना हो, आपने उनके गले काटने हैं। ये वीडियोस आ रही हैं। फिर उसके बाद जो दलित्स के साथ मैं कहती हूँ सदियों से उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो कास्ट सिस्टम के थ्रू, जो उनको अनटचेबल्स करके जो उनके साथ जुल्म है, इवन कांग्रेस के दौर से पहले का भी अगर हम देख लें तो बहुत जुल्म है। और क्रिश्चियंस के साथ जो नेचुरली क्योंकि बहुत माइनॉरिटीज़ जो हैं वल्नरेबल हैं, फोर्स्ड कन्वर्जन्स काफ़ी अरसे से BJP और RSS कर रही है, क्रिश्चियंस की भी मुसलमानों की भी करने की कोशिश कर रही है और दलित्स को भी एक्सिक्यूट करने की, और उसके साथ साथ जितनी मूवमेंट्स हैं उनको भी, जिस तरीके से वहाँ ऑलरेडी कितनी मूवमेंट्स चल रही हैं, उनको सप्रेस करने के लिए हर इकदाम किया जा रहा है जो वायलेट करने के लिए उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स। और डेफिनेटली दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है इंडिया। डिसइंफो लैब की सूरत में भी अगर हम देखें तो बहुत कुछ इंडिया एक्सपोज हुआ है 2021 के अंदर। बहुत सी बातों के अंदर हमें अपनी वो भी चीज़ें देखनी चाहिए जो इंटरनेशनली इम्पैक्ट जिन्होंने किया है,
और जो आपने आज की ये बात बताई है, ये भी एक बहुत बड़ा इसने इम्पैक्ट छोड़ा है इंटरनेशनली। जो फीडबैक मुझे भी आ रहा है कि ना सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है बल्कि क्रिश्चियंस को, उनकी चर्चेस को, और ये तो खुद आरएसएस मैका बॉम्बिंग्स और चर्च बॉम्बिंग्स के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। ये तो सारी दुनिया जानती है इसके बारे में कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेड कर रही है, और खित्ते के अंदर भी इनके जो पॉलिसीज़ रही हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंडिया जो है वो नैरो डाउन हो रहा है। ठीक है मिशाल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल, अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने